हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप का जो 11वां मैच होने वाला है, वो होने वाला है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच। और ये मैच खेला जाने वाला है एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। तो चेन्नई में भारत और ऑस्ट्रेलिया का पिछला मैच हुआ था, वहाँ पर आपने देखा ही था कि स्पिनर्स ने अच्छी विकेटें ली थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के फास्टर्स ने हमें बैकफुट पर ढकेल दिया था, बट विराट और केएल राहुल की अच्छी पार्टनरशिप की वजह से हम वो मैच जीत गए थे। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इस न्यूजीलैंड और बांग्लादेश में कौन कैसा खेल सकता है बेस्ड ऑन उनके जो पिछले कुछ परफॉर्मेंसेस आई है। अभी पिछली सीरीज जो न्यूजीलैंड की बांग्लादेश से हुई थी, बांग्लादेश में ही हुई थी। हालांकि बांग्लादेश में बांग्लादेश को हराना काफ़ी मुश्किल था, पर न्यूजीलैंड ने आसानी से वो उन्हें हरा दिया था। 3-0 से वो सीरीज मेरे ख्याल से जीत गए थे। एक मैच में शायद बारिश हुई थी, बट दो दो मैचेस तो उन्होंने आसानी से हराए थे। वहाँ पर ईशोदी एक मैच में 6 विकेट लिए थे। हालाँकि दूसरे मैच में उन्हें विकेट नहीं मिली थी। तो ऐसे में हम देखेंगे कि किस बल्लेबाज ने अब तक कैसे परफ़ॉर्म किया हुआ है, या उस ग्राउंड के हिसाब से हम कैसे टीम पिक करने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको 2 टीमें ज़रूर दिख रही होंगी, बट मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा कि हेड टू हेड मुकाबले कैसे हुए हैं। परफ़ॉर्मेंसेस किसकी कैसी आई हुई है, वो भी आप आराम से स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि मैं जैसे-जैसे एक्सप्लेन करता जाऊँगा, आप उसे समझते जाएँगे और उसके हिसाब से आप अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं। और ये जो टीम बनाई है, ये मैंने बेस्ड ऑन हेड टू हेड कॉन्टेस्ट कहें या फिर करंट परफ़ॉर्मेंस या पिछले मैचों में कैसा परफ़ॉर्मेंस रहा, उसके हिसाब से बनाई हुई है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं कि जो मैच होने वाला है, वो आपको पता है कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में होने वाला है। और आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ की कैपेसिटी जो होती है, लगभग 50,000 लोग आराम से यहाँ पर मैच देख सकते हैं। अब उतने लोग आएँगे कि नहीं, बांग्लादेश के मुझे लगता है लोग काफ़ी सपोर्टर्स यहाँ पर रहेंगे, तो बांग्लादेश को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और स्पिनिंग ट्रैक है, तो मुझे लगता है कि उनके जो 3 स्पिनर हैं, लाइक शाकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज और मेहदी, तो ये 3 जो स्पिनर हैं उनके, वो अच्छी यहाँ पर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वो अगर नासुम अहमद को इंक्लूड कर लें, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा। इससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर वीडियो को करते रहें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। तो ये ग्राउंड का कुछ लेखा-जोखा बताऊँ तो मैं 65 मीटर की जो बाउंड्री है, 65 से 70 के रेंज में आप समझ सकते हैं। तो अच्छा विकेट है, मतलब उसपे शॉटें उतना मुश्किल नहीं होगा, बहुत लंबा ग्राउंड नहीं है। लेकिन आपको पता है कि थोड़ा-सा धीमा हो जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि पिछले कुछ मैचेस जो यहाँ पर पिछले वर्ल्ड कप से अब तक खेले गए हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले वर्ल्ड कप से अब तक यहाँ पर 3 मैचेस खेले गए हैं और एवरेज स्कोर जो है 252 का है। हालाँकि ये 252 चेज़ भी हो सकता है, 247 का, क्योंकि सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई टीम 275 रन बनाती है तो एक अच्छा टारगेट होगा। मतलब यहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी लड़ाई करना पड़ेगा। अ, पिच अगर वैसी जैसा कि हमने पिछले मैचों में, तीनों मैचों में देखा है, वैसी हो तो। दूसरी बात मैं करूँ कि यहाँ पर जो चेज़ करना टीमें पसंद कर सकती हैं, बट मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करके आप 280 बनाइए और बाकी अपनी बॉलिंग थोड़ी भी अच्छी हो गई तो आप मैच जीत जाएँगे। और पहली बैटिंग करते हुए एक बार इन तीनों मैचों में मैच जीती गई है। दूसरी बात करूँ, यहाँ पर एवरेज विकेट फर्स्ट इनिंग में आप देख सकते हैं 9 विकेट जाती है। तो अगर पहले बैटिंग कोई टीम कर रही है तो उसके विकेट काफ़ी गिर सकते हैं। हालाँकि सेकंड इनिंग में चेज़ हो जाता होगा तो ये 5 विकेट का आंकड़ा दिख रहा है। बट अगर यहाँ पर समझो बांग्लादेश खेल रही है और 280 का टारगेट चेज़ कर रही है, तो यहाँ पर कहानी थोड़ा उल्टी भी हो सकती है। बट मुश्किल होगा, बट नामुमकिन तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो वैसे ही मैंने जो स्कोर बताया 275, वो इस रेंज के बीच में है। तो इस रेंज के बीच में 2 बार स्कोर बना भी हुआ है पहले बैटिंग करते हुए, और सेकंड बैटिंग करते हुए थोड़ा-सा मुश्किल आई है। हालाँकि 2 बार चेज़ हो चुका है। एक तो 200 से कम, आपने लगभग देखा होगा कि भारत को 200 का ही टारगेट था। और दूसरा कोई एक मैच हुआ होगा जिसमें सेकंड बैटिंग करते हुए 200 से 250 के बीच में टीम सिमट गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो टॉप परफॉर्मर बैटर रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं विराट कोहली है, हेटमायर है, केएल राहुल है, होप है और ऋषभ पंत है। तो आप सिमरन हेटमायर और पंत को आप समझ सकते हैं कि थोड़ा-सा हिट मारते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डिवॉन कॉनवे मेरे नज़र में आते हैं। और अगर मैं बांग्लादेश में, तो हालाँकि वैसी पारी शाकिब के अलावा और कोई नहीं खेल सकता, तो मुझे ये 2 प्लेयर तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रन बना सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात करूँ कि विराट कोहली, केएल राहुल और शेहोप, तो ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं कि जो काफ़ी, जिसमें आत्मविश्वास से भरे हुए हों या काफ़ी आराम से खेलते हों, सँभल के खेलते हों। तो वैसे अगर मैं देखूँ तो मुझे जो नज़र आते हैं, बांग्लादेश की तरफ दृष्टिकोण से मैं देखने जाऊँ तो मुझे लगता है कि वो शैंटो हो सकते हैं, या फिर महमदुल्लाह को अगर वो मौका देते हैं, तो वो हो सकते हैं। लिटन दास थोड़ी हिट मारते हैं,
बट अब पता नहीं ये इस मैच में कैसा कर पाएँगे, क्योंकि इनका जो हेड टू हेड परफॉर्मेंस मैं दिखाऊँगा उतना अच्छा आया नहीं हुआ है। बॉलिंग की बात करूँ तो कुलदीप यादव, एडम जंपा और रविंद्र जडेजा, 3 तो स्पिनर यहाँ पर शामिल हैं। उसके साथ-साथ हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज हैं कुछ विकेटें लेकर। तो स्पिनर का यहाँ पर दबदबा रहता है, इसके लिए मैंने कहा आप सेंटर को मौका दे सकते हैं। रविंद्र तो बैटिंग भी करेंगे तो इनको डबल मौका रहेगा, और शायद केन विलियमसन भी ये मैच खेलने वाले हैं। तो बल्लेबाजी में वो एक ही मैच खेले हैं बांग्लादेश के साथ, उनका लगभग 40 का औसत है, तो उन्हें हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे, मैं आगे दिखाऊँगा। और उसके बाद शाकिब तो हैं ही हैं, और मेहदी और मेहदी हसन मिराज 2 अलग हैं। तो मेहदी का जो हसन मिराज है उनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं है न्यूजीलैंड के साथ, बट भाई स्पिनर है तो चल सकते हैं। बट सैंटनर, रविंद्र और जैसा मैंने एक नाम लिया नासुम अहमद को अगर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बॉलिंग ये भी कर सकते हैं। चलिए आगे मैं दिखाऊंगा हेड टू हेड परफॉर्मेंसेस इनके, आपके न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच जो पिछले कुछ वर्षों में, मान लीजिए आप पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जो भी मैचेस हुए हैं उसमें कैसा रहा हुआ है, कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो अब मैं अगर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, तो आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड बांग्लादेश इस ग्राउंड पर तो एक भी बार नहीं भिड़े हैं। अगर मैं इस ग्राउंड को हटाता हूँ तो 6 मैचेस टोटल खेले गए हैं और न्यूजीलैंड ने 6 के 6 मैचेस जीते हैं। तो भैया न्यूजीलैंड के पास अपर हैंड है। अब तक पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक आपने एक भी मैच उनसे जीते नहीं हैं। और डिवान कॉनवे और मैट हेनरी आपके फेवरेट बैटर और बॉलर रहे हैं इस दोनों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। और चेज़ करते हुए न्यूजीलैंड ने 4 बार जीता है। तो अगर चेज़ करते हुए न्यूजीलैंड ने 4 बार जीता है तो मेरे ख्याल से ये चेज़ भी करने को जा सकते हैं। अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड बांग्लादेश क्या करना चाहेगी। अब यहाँ पर अगर मैं बैटर की बात करूँ तो देखिए आप कॉनवो को ले सकते हैं, टॉम लैथम ले सकते हैं, 42 की औसत है। अगर इनकी बैटिंग आती है, आ भी सकती है, 2 विकेट 3 विकेट तो आराम से गिर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद डैरेल मिचेल है 56 की औसत से। अगर मैं थोड़ा-सा और नीचे आऊँ, अ, तो यहाँ पर केन विलियमसन भी खेलते हैं, तो 40 की औसत है, तो मेरे ख्याल से केन विलियमसन भी यहाँ पर खेल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने 3 नाम लिया, विल यंग की जो एवरेज है 20 की ही है न्यूज़ीलैंड के साथ। तो हेड टू हेड के हिसाब से तो ये आपके पिक नहीं बनते। बॉलिंग की बात करूँ तो 4 मैचों में 10 विकेट लेकर मैट हेनरी अव्वल नंबर पर है न्यूज़ीलैंड की तरफ से। वैसे ही मैं अगर बात करूँ ट्रेंट बोल्ट की, तो ट्रेंट बोल्ट का आप समझ सकते हैं कि 6 मैचों में 9 विकेटें हैं, और जिमी नेशम अगर खेलते हैं तो 4 मैचों में 7 विकेटें हैं। मिचेल सैंटनर 4 मैचों में 5 ही विकेट है, लेकिन चेन्नई है, तो यहाँ पर इनका विकल्प एक बन सकता है। रचिन रविंद्र ने हालाँकि 2 ही मैच खेले हैं न्यूज़ीलैंड के साथ और 1 विकेट ली है। बैटिंग में भी बात करूँ तो 1 ही मैच बार बैटिंग ली और 10 रन बनाया है, तो अभी तक उतने मौके नहीं मिले हैं, बट जिस हिसाब से वो करंटली फॉर्म में हैं, कुछ भी कर सकता है। मैं वही बांग्लादेश की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा था महमूदुल्लाह और रहीम का 23 का एवरेज है, और शैंटो ने एक ही मैच खेला है, 76 रन बनाए हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी पारी खेलते हैं। और ये रहे मेरे ऑलराउंडर शाकिब अल हसन, 1 मैच में 64, और इनके विकेटें भी 1 मैच में नहीं कुछ तो 2 विकेट लेके गए हैं, तो ये तो भाई पिक बनते ही हैं। उसके साथ-साथ जैसे मैंने कहा कि मेहदी हसन मिराज नहीं, इन्होंने 5 मैचों में 5 विकेट लिए, पिछले मैच में इन्होंने 4 विकेट ली थी, तो उस दृष्टिकोण से हम इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नासुम अहमद का, मैंने जैसे नाम लिया था, 2 मैचों में 2 विकेटें हैं, बट कुछ रन भी बनाते हैं, 10-15 रन बना देते हैं और 1-2 विकेट ले लेते हैं, तो टीम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। लिटन दास की बात करूँ तो सिर्फ 11.5 का औसत है, पिछले मैच में हालाँकि 50 आई है, बट अगर न्यूज़ीलैंड के साथ इनका औसत देखा जाए तो काफ़ी खराब है, तो इन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 नाम, जैसे कि मैंने कहा महमूदुल्लाह, उसके बाद शैंटो, शाकिबुल हसन और मेहदी हसन, नॉट मेहदी हसन मिराज, मेहदी हसन, ठीक है? बॉलर में उतना कुछ है नहीं, शरीफुल इस्लाम का शायद 1 मैच में 2 विकेट आया हुआ है। तो और शाकिब अल हसन का तो 1 मैच में, तो शाकिब अल हसन और शरीफुल इस्लाम भी हम अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। तो ये तो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें कैसा खेली हैं वो दिखाया गया है। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि जो बैटर्स हैं, अगर मैं उनकी कुछ इनिंग्स दिखा दूँ बांग्लादेश की, तो देखिए महमूदुल्लाह का जैसे नाम लिया तो ये इनकी पिछली 6 इनिंग है। 6 मैच इन्होंने 6 का 6 मैच अगर खेले हैं, तो मुझे लगता है इनको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जितने भी मैचेस हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से अब तक, उसमें सब में खेले हैं, तो इन्हें एक्सपीरियंस है 6 मैच का। उसके साथ-साथ मैं अगर बात करूँ तो रहीम नहीं, सैंटो के 76 एक ही मैच खेला है, तो ये बन जाएँगे आपके एक दावेदार। शकीबुल हसन भी बन सकते हैं एक दावेदार।
मेहदी हसन का अगर मैं देखूँ तो 10 का एवरेज है, लिटन दास का 11.5 का है। तो नासु मोहम्मद जैसे मैं नाम ले रहा था, 21 और 7 28 रन बनाए हैं और विकेटें भी लेते हैं। तो इनको अगर ये ले ले चेन्नई के ग्राउंड पे तो शायद टीम में मज़ा आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल से ऑलरेडी 3 स्पिनर है तो शायद इनकी जगह ना बन पाए। और महमूदुल्लाह भी अगर लेते हैं थोड़ी बहुत बॉलिंग वो भी कर लेंगे। तो ये कुछ बांग्लादेश के बैटर थे। अगर मैं बॉलर की बात करूँ तो मेहदी हसन पिछली 5 इनिंग में न्यूज़ीलैंड के साथ 5 विकेटें हैं। मुस्तफ़िज़ुर रहमान का 5 में 5 विकेट है। बाकी उतनी अच्छी किसी की परफॉर्मेंस आई नहीं हुई है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे ही मैं अगर बात करूँ न्यूज़ीलैंड के बॉलर्स बांग्लादेश के साथ कैसा किए हैं, तो अगर मैं वो दिखाना चाहूँ आपको न्यूज़ीलैंड के बॉलर अपोजिशन में बांग्लादेश लेता हूँ। तो जैसा कि मैट हेनरी का नाम हमने लिया था, 4 मैचों में 10 विकेट, 2 बार 4-4 विकेटें आ चुकी हैं। अब 4-1-1-4 तो क्या फिर से 4 होगा या 1 होगा? ट्रेंट बोल्ट की बात करूँ तो 0 विक 2 बार 2 मैचों में 0 विकेटें हैं। इस वर्ल्ड कप में भी उतनी विकेटें नहीं ली हैं, लेकिन मुझे लगता है 2 विकेट उनके खाते में आ सकती है। नेशम की बात करूँ तो पिछली बार जो मैच हुआ था बांग्लादेश में 5 विकेटें लेकर आए हैं। तो अब देखते हैं कि क्या वो दिमाग में चल रहा होगा न्यूज़ीलैंड के कैप्टन के और इन्हें लेकर आएँगे, या फिर जो टीम है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगे, सिर्फ़ मार्क चैपमैन को हटा के विलियमसन इंक्लूड करेंगे। हालाँकि फास्टर्स को बाकी उतना विकेटें नहीं मिली हैं, सचिन रविंद्र बैटिंग कर लेते हैं, तो ये आपके ऑप्शन हो सकते हैं। वैसे मैं अगर बैटर्स की बात करूँ न्यूज़ीलैंड के बांग्लादेश के साथ तो डिवॉन कॉनवे का 1 शतक है, 1 हाफ शतक है, 7-2 27 72 126। तो अब यहाँ पे भी 60-65 रन की पारी है तो खेल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हेनरी निकोल्स की बात करूँ तो ये तो है नहीं। टॉम लैथम 1 शतक आया हुआ है बट उसके बाद एक 0 भी है, 18 रन है। तो मुझे लगता है ये भी अगर बैटिंग आती है तो ये भी 35-40 रन जोड़ के बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकते हैं। डेरिल मिचेल का भी 1 शतक आया हुआ है। और उसके बाद विल यंग की अगर मैं बात करूँ तो जो लास्ट मैच है 70 खेले। अगर परफॉर्मेंस वाइज जाओ कि पिछले मैच में कैसा खेला है तो ये टीम में जगह बनती है, बट अगर ओवरऑल देखो तो बांग्लादेश के साथ 4 मैचों में सिर्फ 27 की औसत है, तो उतनी अच्छी औसत नहीं है। बट हालांकि चेन्नई में मैच है, अगर ये 35-40 रन भी बनाते हैं, 30-35 रन, तो भी एक अच्छा योगदान हो सकता है। तो ये कुछ टॉप ऑर्डर के बैटर थे। विलियमसन अगर आते हैं तो 40 का एवरेज है। विलियमसन तो कैसे भी इस पिच पे अच्छा खेलेंगे ही, जैसे कि स्टीवन स्मिथ अच्छा खेलते हैं इस पिच पे, विराट कोहली, तो मैं विलियमसन का भी नाम यहाँ पर लूँगा। अच्छा खेलेंगे ही खेलेंगे। और वैसे ही मैं अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मर की बात करूँ पिछले कुछ वर्षों में, 4 वर्षों में न्यूज़ीलैंड के, तो आप देख सकते हैं मैट हेनरी ही नंबर 1 पर है, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट है। इस हिसाब से अगर आप लेने जाएँ तो शुरू के 4 बॉलर आप पिक कर सकते हैं। हालाँकि सऊदी अभी टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, मुझे लगता है थोड़ा टाइम होगा, वो शायद भारत के साथ या पाकिस्तान या ऐसी टीमों के साथ अगर मैच होगा तो शायद सऊदी को बुलाया जाए। बाकी ये शुरू के 4 बॉलर हैं और एक सचिन रविंद्र 12 मैचों में 14 विकेट है, बट बल्ले से काफ़ी आक्रामक है और इस मैच में विकेटें जाने वाली हैं, तो यहाँ पर इनको इंक्लूड कर सकते हैं आप। वैसे ही अगर टॉम लैथम की बात करूँ तो अव्वल नंबर पे हैं अभी 37 की औसत से, कॉनवे हैं, विलियमसन और मिचेल। तो ये टॉप के 4 बैटर तो मेरे दृष्टिकोण में टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और यंग की बात की तो वो 42 की औसत है, अच्छी औसत है ओवरऑल पिछले 4 सालों में, पिछले वर्ल्ड कप से। लेकिन बांग्लादेश के साथ सिर्फ़ 1 70 है, बाकी स्कोर बहुत कम है, लाइक 5-7-0 ऐसे है। तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि इनको लेना है नहीं। अगर अगर टीम की बैटिंग फर्स्ट है तो ज़रूर आप सोच सकते हैं न्यूज़ीलैंड में यंग को लेने की, अदरवाइज़ ना ले तो भी चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ बांग्लादेश के पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस, तो वहाँ पर रहीम अव्वल नंबर पे आते हैं, फिर तमीम इकबाल तो खेल नहीं रहे हैं, लिटन दास हालाँकि 39 की औसत है। अगर आप परफॉर्मेंस के दृष्टिकोण से देखें, तो लिटन दास आपके टीम लायक हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचिए कि न्यूज़ीलैंड के साथ कैसा खेला है, तो वो वहाँ उन्हें लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लिटन दास की देखिए पिछले एक 50 आई थी। मैंने पिछले भी वीडियो में आपने देखा होगा, बताया होगा कि भाई कुछ 4-5 इनिंग में ये अच्छा खेलते हैं, तो 4-5 इनिंग के बाद से उन्होंने 50 मारी थी। अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो आप डेफ़िनेटली इनको इंग्लैंड के वाले मुकाबले में पिक किया होगा। तो अब मुझे लगता है शायद ना आए, उतनी रन ना बना पाए, 20-25 रन ही बना पाए। देखते हैं। शाकिब अल हसन तो पिछली 2 इनिंग खराब आई है, बट ये ऐसे प्लेयर हैं जो न्यूज़ीलैंड के साथ 1 मैच अच्छा खेला है, 1 ही मैच खेला है और विकेटें भी लेते हैं, स्पिनर हैं, तो चेन्नई में इनका जगह ज़रूर बनता है। महमूदुल्लाह की बात की, न्यूज़ीलैंड के साथ भी इनका अच्छा एवरेज है, 6 मैचों में कुछ 40 के ऊपर की औसत है, तो इनको आप ज़रूर पिक करें, अगर ये खेलते हैं तो। सैंटो की बात करूँ तो इनका 0 आया था, जैसा कि मैंने कहा था। अगर आपने वीडियो देखा होगा इंग्लैंड और, तो मैंने उसमें कहा था कि इनका 0 आ सकता है और आया ही है 0। हालाँकि उसके पहले की अगर इनकी इनिंग देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है।
तो मुझे लगता है कि ये अच्छा कर सकते हैं, है ना? तो शैंटो की बात हो गई यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं, ऐसे ही हम आगे थोड़ा-सा देख लेते हैं और कोई। तो ये कुछ 3-4 बैटर थे, जैसे कि मैंने आपको नाम लिया था। वैसे ही मैं बॉलर की बात करूँ तो रहमान, मेहदी हसन मिराज टॉप परफॉर्मर रहे हैं, शाकिब अल हसन, तो यहाँ 3 तक ही आपका नाम होगा। तस्कीन अहमद की बात करूँ तो देखिए पिछले कुछ 10-12 मैचों से विकेट लेस नहीं गए हैं। तो उस दृष्टिकोण से आप चाहते हो कि भाई 1-2 विकेट लेगा ही ये बॉलर, तो डेफ़िनेटली इसको भी आप पिक कर सकते हो। तस्कीन अहमद एक चॉइस हो सकते हैं, आप देखोगे अगर तो 4-1-3-1-1 तो लगभग ये 2-3 विकेटें एक-एक लेने के बाद लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 2-3 विकेटें भी ये चटका के ले जाएँ। वैसे इनकी परफ़ॉर्मेंस नहीं आई है न्यूज़ीलैंड के साथ, लेकिन अगर ये परफ़ॉर्मेंस ओवरऑल देखोगे तो यहाँ से आप इनको पिक कर सकते हो। शरीफुल इस्लाम की भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए विकेटें काफ़ी चटकाई है। बाद में ही आके चटकाए, लास्ट में चटकाए, 40 ओवर के बाद चटकाए, तो ये दोनों बॉलर भी पिक कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सारे बॉलर अगर यहाँ पर ले लेंगे, तो न्यूज़ीलैंड के कौन से बॉलर होंगे? देखिए, अगर न्यूज़ीलैंड पहले बैटिंग करती है, तो ये आप बॉलर 4 या 5 ले सकते हो, क्योंकि विकेटें जाने वाली हैं, 8-9 विकेटें भी जा सकती हैं। तो भले ही 48 ओवर में विकेट ले, 49वें ओवर में ले, लेकिन विकेटें मिलेगी तो आपको पॉइंट तो मिलते रहेगा, ठीक है? तो इस हिसाब से ये टीम आप अपनी पिक कर सकते हैं बेस्ड ऑन टॉप परफॉर्मर, बेस्ड ऑन हेड टू हेड कॉन्टेस्ट, जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है। अब ये 2 टीमें मैंने बनाई हूँ बेस्ड ऑन, आप ये कह सकते हैं कि कॉनवे और लादम, जैसे मैंने दिखाया, विलियमसन, मिचेल, इनका औसत काफ़ी अच्छा है, तो उस हिसाब से ये टीम में आपके पिक हो सकते हैं। वैसे ही बात करूँ तो शैंटो और ये मैंने आपस में जो इनके मैचेस हुए उस हिसाब से मैंने ये टीम बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और टस्किन अहमद मिसिंग है, तो टस्किन अहमद ओवरऑल परफॉर्मेंस में आप टस्किन अहमद की जगह बना सकते हो। और मैट हेनरी तो अच्छा कर ही रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट भी आपस में जब इनके मैचेस हुए हैं तो काफ़ी अच्छा किए हैं। अब ये जो टीम देख रहे होंगे आप, इस टीम को मैंने बेस्ड ऑन करंट परफॉर्मेंस आप कह सकते हो। तो बेस्ड ऑन करंट करंट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान, मैट हेनरी, मेहदी हसन, सचिन रविंद्र, स्पिनर के दृष्टिकोण से ये आप सबको खिला सकते हो, क्योंकि 1-2 विकेट लेके जा सकते हैं। अब मैं 2-3 नाम, जैसे कि मैंने कहा कि अगर चेज़ भी करता है, अगर चेज़ करता है तो आप महमूदुल्लाह इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि उनका आपस में भी रिकॉर्ड अच्छा है रहा है। अगर वो टीम में रहते हैं तो मेरे ख्याल से महमूदुल्लाह यहाँ भी फिट हो सकते हैं, यहाँ भी फिट हो सकते हैं। तो बाकी तो टीम आप परफॉर्मेंस देख के आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये जो 2 टीमें होंगी, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अच्छा ही करेंगे इसमें से। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और आप अपनी टीम बनाएँ, पिछले परफॉर्मेंस भी देखें कि कैसी आई परफॉर्मेंस, चाहे हेड टू हेड हो, चाहे ओवरऑल परफॉर्मेंस हो पिछले कुछ वर्षों की। और मुझे बताइए कि आपने कैसी टीम बनाई है, और अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला मैच जो होने वाला है, इसके बाद आपको पता है कि महामुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऐसे में मैं आपको लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि कौन-सी टीम पिक करनी है, किसके कैसे परफॉर्मेंसेज़ आए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तो आप लोगों को पता ही है कि कैसा रहा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए